नमस्ते दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासों में चौहान वंश को डिस्कस कर रहे थे। दो राजवंश हमने पूरे पढ़ लिए, रणथंभौर और अजमेर। अजमेर के चौहानों को सांबरिया अजमेर के चौहान भी कहते हैं, और रणथंभौर के जो चौहान है वो शाखा अभी जस्ट हमने पूरी की थी। उसके बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसमें जालोर का इतिहास, मतलब उसमें भी अपन 3-4 वंशों को पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि चौहान वंश अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो चौहान वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। वैसे गुजर प्रतिहार वगैरह वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो लास्ट में हमने ये जान लिया था कि जालोर का आखिर पुराना नाम क्या है। तो दो महत्वपूर्ण नाम थे, एक तो जाबलीपुर और एक था जालोर। जाबलीपुर तो एक ऋषि के कारण और जालोर था जाल वृक्ष की सघनता के कारण। दो चीजें एकदम क्लियर हो गई थी। इसके बाद में वहां का संस्थापक कौन था और यहाँ के चौहान वंश को किस नाम से जाना जाता है, तो उन चीजों को हम पढ़ रहे थे। जालोर में जिस चौहान वंश की शाखा ने शासन किया है ना, उसको अपन सोनगरा चौहान कहते हैं। क्यों पड़ा नाम, तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कहानी यह आती है कि यहाँ पर सोनगढ़ नामक या सोनगिरी नामक पहाड़ियां हुआ करती थी, और इन पहाड़ियों के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया सोनगरा चौहान। यानी कि सोनगिरी पहाड़ी की तलहटियों में या पहाड़ियों में बसा हुआ जो ये राजवंश है, इसका नाम हो गया सोनगरा चौहान राजवंश। तो हम जब जालोर का चौहान वंश पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं सोनगरा चौहान। ध्यान रखना, सोनगरा चौहान। अब सोनगरा जो चौहान है ना, इनमें बहुत सारे शासक हुए महत्वपूर्ण। सबको अपन पढ़ लेंगे वैसे तो, लेकिन इनका जो प्रारंभिक शासक हुआ था वो कौन था? कीर्तिपाल चौहान। सबसे पहले जो शासक हुए उनका नाम है कीर्तिपाल चौहान। अब दोस्तों, जो कीर्तिपाल जो चौहान हैं ये संस्थापक सदस्य हैं। यानी कि यहां पे ध्यान रखना, चौहान वंश की जो सोनगरा शाखा है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? कीर्तिपाल। लेकिन ये कौन है, तो ये ध्यान रखना, ये हैं आपके नाडोल की शाखा से संबंधित चौहान हैं। किनके पुत्र हैं? तो अलहन के पुत्र हैं। तो ये नाडोल शाखा से ही आए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। नाडोल शाखा से यहां पर आकर शासन प्रारंभ कर दिया। बहुत छोटा सा इसका इतिहास है जालोर का, बस सीख के चलना है। लेकिन हमको नाडोल शाखा से यहां पर आकर शासन प्रारंभ कर दिया, ये आप ध्यान रखना। ये चीज मैंने आपको वैसे तो बता दी है। अच्छा, कब आए थे ये जरूर ध्यान रखना आप लोग दोस्तों। तो कब आए हैं? देखिए 1181 ईस्वी में, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताओ सोनगरा, जो आपका सोनगरा है चौहान वंश, इसके संस्थापक जो सदस्य हैं कीर्तिपाल चौहान, उसने स्थापना कब की थी? स्थापना 1181 में। इनके बारे में ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद में ये ध्यान रखना आप लोग, जो लड़ाई है वैसे तो मैंने उसको बता दी है। कीर्तिपाल ने किसको हराया था? तो यहाँ के शासक परमार वंशी शासक कुंतपाल को हराया था। तो ये थोड़ा सा अलग आ गया, इसको हम यहां देखते हैं। कीर्तिपाल ने यहां पर कुंतपाल परमार नामक शासक को हराया।
नामक शासक को हराया। शासक को हराया, किसने हराया? कीर्तिपाल ने। और वैसे दोस्तों कीर्तिपाल का एक नाम और बताया था मैंने आपको, कीतु। ये ध्यान रखना, इसको अपन है ना कीतु सोनगरा भी कहते हैं, ये इनका एक और नाम मानो आप, कीतु सोनगरा। सोनगरा, अच्छा सोनगरा नाम किसके नाम पर पड़ा? सोनगिरी पहाड़ी के नाम पर। देखो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, हालांकि इनमें कोई ज्यादा खास राज की बात है नहीं, नॉर्मल है ये, मलाई से प्रश्न मानो आप, डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा हो जाए कि चलो सोनगरा ही बता दो, चलो सोनगरा कौन है, उसका हिस्ट्री पढ़ना वो तो आगे की बात है, आप तो नाम पर ही आ जाओ। तो नाम पर तो ये ध्यान रखना। कीर्तिपाल ने यहां पर परमार वंशी शासक कुंतपाल को हरा दिया। लेकिन ये परमार यहां पर शासन कर रहे हैं, तो उस समय शासन करने वाला पहला परमार कौन था, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहां पर जोड़ते हैं। तो देखिए इधर जालोर में, जालोर में परमारों का शासन, परमारों का शासन, जालोर में परमारों का शासन। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि शुरुआत किसने किया था इसका। तो भाई ध्यान रखना, दो महत्वपूर्ण शासक इसमें आपको थोड़े से याद रखने। एक शासक का नाम है मुंज परमार, एक का तो नाम है मुंज परमार, और एक आप ध्यान रखना कुंतपाल। इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जालोर में शासन किया था परमारों के शासक मुंज परमार ने। कब किया था? तो 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के आसपास, के आसपास शासन किया था, शासन किया इन्होंने। तो कब किया था? 10वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन कुंतपाल ने कब किया है? तो इसने किया है लगभग 12वीं शताब्दी, 1181 हो गया ना। जैसे आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, जैसे 1.2 ओवर चल रहा है, 1.2 ओवर चल रहा है, क्रिकेट में ऐसे होता है ना। तो ये कौन सा ओवर चल रहा है दरअसल, क्या पहला चल रहा है दूसरा चल रहा है? भाई पहला तो पूरा हो गया ना, दूसरे की 2 बॉल फेंक दी गई है, इसका मतलब ये लग हमको पहला रहा है, लेकिन है कौन सा देखिए दूसरा है। तो इस चीज को आप ऐसे ध्यान रखो, जैसे मैं लिख रहा हूं 1181, तो कौन सी शताब्दी, 11वीं है 12वीं है? और 12वीं शताब्दी का भी अंतिम चरण चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ये पूरी हो जाएगी। काशी के बाद में वो बहुत जल्द जब 1200 के आसपास पहुंचेगा तो ये खत्म होने वाली हो जाएगी। फिर कौन सी चलेगी? 13वीं शताब्दी चलेगी। तो ऐसे ध्यान रखना। तो इस समय कौन कर रहा है शासन? इस समय शासन कौन कर रहा है? कुंतपाल। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये कहेंगे हम लोग जालोर में, जालोर में परमारों के, परमारों के अंतिम शासक, जालोर में परमारों के अंतिम शासक कौन थे? कुंतपाल। क्यों हुए अंतिम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि हरा देगा कौन, हरा देगा कीर्तिपाल, ये कीर्तिपाल हरा देगा। तो कीर्तिपाल हरा ही देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ का अंतिम शासक हो जाएगा। या फिर यूं पूछ सकता है कि जब चौहान वंश की स्थापना की जा रही थी तो उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय यहाँ के शासक कौन थे? कुंतपाल। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये क्योंकि अभी शुरुआती दौर की है बातें, है ना। थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को लगा के चलो, है ना। और मोटा लिखो या फिर आ रहा है एकदम?
लगा दिया होगा इसको, है ना। नेक्स्ट दूसरी स्लाइड लो। ये जरूरी है ना, कभी पूछ ले तो इसलिए मैंने लिखवाया आपको, है ना, नहीं कोई खास जरूरी नहीं है। लगा दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं ना। तो ये तो शुरुआती है ना, कुल मिलाकर के बात यह है कि कीर्तिपाल चौहान यही पूरे हो जाते हैं। शेष मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब हम आगे के शासक पढ़ेंगे, हालांकि ज्यादा कुछ उनमें है नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें उनको हम जान लेते हैं। तो अगला चौहान शासक कौन हुआ, तो पहले तो इनकी थोड़ी हम श्रृंखला बना लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे हुई है ये। देखो सबसे पहले तो यहां पर कौन था, कीर्तिपाल। सबसे पहले तो यहां पर कौन हुआ, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बाद में कौन हुआ, तो ध्यान देना, कीर्तिपाल के बाद में अगले शासक का नाम समर सिंह। अगला शासक कौन हुआ, समर सिंह। कई बार क्या है इनका क्रम लगवा लेता है, जैसे अब कुछ एक दो एग्जाम हुई है उनमें क्या है कई बार क्रम लगवाया उसने, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आया करते थे, अब आने लगे हैं थोड़े से। तो इन चीजों का आप थोड़ा क्रम से भी ध्यान रखना सीखो, है ना। हालांकि महत्वपूर्ण तो इसमें फैक्ट ही है। समर सिंह के बाद में अगले जो शासक हुए उनका नाम था उदय सिंह। ये ध्यान रखना, समय सिंह के बाद में, समर सिंह के बाद में कौन हुए, उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद में कौन हुए, तो उदय सिंह के बाद में हुए थे, उदय सिंह के बाद में अगले शासक हुए चाचिक देव। ध्यान रखना कौन हुए, देखिए चाचिक देव। चाचिक देव अगले शासक। अभी मैं चार ही महत्वपूर्ण शासक आपको बता रहा हूं, है ना, जिनमें से देखो पहला वाला तो संस्थापक है ना, क्या नाम है इसका, देखिए कीर्तिपाल, जो हम पढ़ ही लिए हैं। कुल मिलाकर के अब हमको कौन सा पढ़ना है, देखिए समर सिंह। थोड़ी सी बातें अभी पूरा हो जाएगा ये। और इसके बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में चाचिक देव। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो याद कैसे रहेगी भाई चाचिक देव, तो यार चाचिक में 6 आ रहा है, तो चा से क्या बनेगा बताओ, 4 नंबर। चा से क्या बन जाएगा बताओ, 4 नंबर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कीर्तिपाल में कै कबूतर पहले आता है तो कीर्तिपाल, है ना, फिर उसके बाद में समर, और फिर क्या आएगा, उदय सिंह। 3 लिख दिया। देखो आप जब उदय सिंह लिखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 3, है ना। तो ऐसे करके देख लो आप, अच्छी बात है, कोई नहीं। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह और चाचिक देव, और भी शासक है उनकी हम चर्चा कर लेंगे। अब हमको कौन सा पढ़ना चाहिए, देखिए यहाँ पर समर सिंह। तो ध्यान लगाइए थोड़ा सा ना समर सिंह के बारे में। समर सिंह एक तो क्या है, ये थोड़ा सा स्वार्थी शासक था। स्वार्थी कैसे, अपना स्वार्थ ज्यादा चाहता था ये। हालांकि हर कोई राजा स्वार्थी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्वार्थी था, उसके बारे में अपन बातें करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसने है ना जालोर, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग को शक्तिशाली बनाया। जालोर दुर्ग को शक्तिशाली बनाया, यह आप ध्यान रखना। जालोर दुर्ग को शक्तिशाली बनाने वाले कौन थे, तो ये कौन थे, समर सिंह। ये ध्यान रखना, जालोर दुर्ग को शक्तिशाली। अब एक दुर्ग शक्तिशाली कैसे बनेगा भाई, तो ध्यान देना इसने शक्तिशाली कैसे बनाया होगा। जैसे ध्यान दो आप लोग, जैसे ये कोई दुर्ग है, जैसे ये कोई दुर्ग है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है एक दुर्ग के अंदर, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये मान लो कि एक दुर्ग है। अब ये सुरक्षित कब होगा, एक तो ये पहाड़ी पर बना हो, पहाड़ी पर तो बना हुआ है, ये काम तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने कर दिया था।
कौन सी पहाड़ी पर बनवाया था? सोनगिरी की पहाड़ी पर। वहां उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर चीजें होने से सुरक्षित ज्यादा हो जाती है भाई। एक तो आप नीचे से ऊपर किसी को पत्थर मारो और एक ऊपर से किसी को मारो, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऊपर वाले के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय नीचे वाले के। तो ध्यान देना आप लोग, क्योंकि ऊपर वाला तो पूरा कवर करके चलेगा ना, लेकिन नीचे वाले को केवल कुछ चीजें ही क्या होंगी, देखे दिखाई देंगी। तो भाई ध्यान रखना, इसने क्या किया, इसके चारों ओर दुर्ग बनवा करके, दुर्ग तो पहले ही बनवा दिया था, लेकिन चारों ओर इसके क्या बनवा दिया, परकोटा। परकोटे का मतलब क्या होता है, देखिए दीवार। इसके चारों ओर क्या बनवा दिया, परकोटा। अब परकोटे को अपन दीवार कहते हैं, लेकिन वहां पर है ना पेपर में ये परकोटा ही लिखा हुआ आएगा। परकोटा क्या सीधा ही बनवाते थे क्या, नहीं, इसमें बीच बीच में ना थोड़ी सी वलय और बना दिया करते थे बीच बीच में, जिसको अपन वो मेहराब के नाम से जानते हैं, यूं है ना, गुम्बद से बने होते थे। और यदि आप पुराना किला विला देखोगे तो आपको इस तरीके के नजर भी आ जाएंगे भाई, ये ध्यान रखना। इस तरीके से आना, इस तरीके से ये ध्यान रखना। चारों ओर इसने क्या बनवा दिया, देखिए परकोटा। तो ये परकोटा है, परकोटा बोले तो दीवार है ना, परकोटा। परकोटा का निर्माण करवाया, परकोटे का निर्माण करवाया। अच्छा, ये परकोटा कैसा, हल्का वाला बनवाया कि मजबूत बनवाया? तो ध्यान रखना, मजबूत वाला बनवाया था इसने, जो इसको हर कोई पार नहीं। पहली बात तो है ही पहाड़ी पर, फिर उसके चारों ओर दीवार मतलब परकोटा और बनवा दिया। और परकोटा बनवाया तो यहाँ पर ध्यान रखना थोड़े छोटे से मेहराब और बनवा दिए, तो यहाँ पर सैनिक भी रह लेंगे। और इनमें छेद हुआ करते थे छोटे छोटे से, जो बाहर से आराम से, अंदर से जब देखेंगे तो अंदर से वो छोटे छोटे छिद्रों में से वो देखते रहेंगे और देखना तीर मार लेंगे फिर वहां से, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है काफी सुरक्षा प्रदान करेंगे ये। तो बताओ, ये जालोर दुर्ग को शक्तिशाली बनाने का काम किसने किया, समरसिंह ने। किसका निर्माण करवाया, ये बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान रखना। किसका निर्माण करवाया था, तो परकोटे का। ये परकोटे का निर्माण करवाने के कारण, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटा। अब देखो परकोटा तो चारों ओर ही बनाया जाएगा, चारों ओर परकोटा किसने बनवाया था, तो समरसिंह ने। लेकिन इसने परकोटा बनवाया, दुर्ग किसने बनवाया, तो गुर्जर शासक नागभट्ट प्रथम ने। हालांकि गुर्जर शासक नागभट्ट भी दो ही थे, नाग प्रथम और नाग द्वितीय। हालांकि गुर्जर प्रतिहारों में अपन एक सबसे महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के सबसे शक्तिशाली महान शासकों में से एक थे। इसका मतलब ये नहीं नागभट्ट और नागभट्ट द्वितीय महान नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको हम गुर्जर प्रतिहार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहां भी देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार में से प्रश्न आएगा ना, तो फिर आप इतने मानो एक या दो ही प्रश्न आएंगे, लेकिन वो थोड़े से कठिन पड़ जाते हैं, क्योंकि दरअसल वहां पर एक हिस्ट्री है तो सही, लेकिन वो टूटा फूटा इतिहास है, वहां कोई कहानी नहीं है विशेष, तो वहां कन्फ्यूजन ज्यादा बनेगा। कुछ शब्द भी उठपटांगी देखने को मिलेंगे वहां पर, उनका अर्थ भी हमको निकाल कर सीखना पड़ेगा। चलो खैर, यहाँ पर देखा हमने एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्वार्थी शासक था, मतलब खुद का स्वार्थ ज्यादा चाहता था ये। तो भाई कैसे क्या हुआ, देखिए इधर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसकी एक पुत्री हुआ करती थी, पुत्री, और इसकी पुत्री का नाम था लीलावती। ध्यान रखना, इसकी पुत्री का नाम क्या था, लीलावती। कई जगह इसका नाम लीलाबाई भी मिलता है, ध्यान रखना, कई जगह इसका नाम क्या मिलता है, लीलाबाई। आप देखो, पुत्रियां और पत्नियां तो सभी राजाओं की हुई हैं, लेकिन कुछ पत्नियां और कुछ पुत्रियां इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। फिर जैसे आपको मैंने रणथंबोर में हम्मीर देव पढ़ाया था, तो वहां पर रानी रंगदेवी और उनकी पुत्री देवल देव को पढ़ाया था, है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले तो हम लोग इनकी योग्यता, क्योंकि आदमी योग्यता से मान बनता है, कोई शरीर में ताकतवर है इससे मान थोड़ी बनेगा भाई, योग्यता से मान बनेगा। ये थोड़ी को अष्टपुष्ट व्यक्ति होगा जो ही पढ़ा पाएगा कक्ष में, ऐसा तो है नहीं। एक दुर्बल पतला सा वो भी पढ़ा सकता है, योग्यता और कौशल होना चाहिए। नहीं, शक्तिशाली होना ये एक बल के लिए हो सकता है, कोई मल्ल युद्ध करे वहां पर हो सकता है वो आवश्यक हो, नहीं, लेकिन योग्यता का पैमाना ना उसकी कुशलता से होता है कि वो कितना अच्छा नेतृत्व करता है, ये ध्यान देना आप लोग। तो मित्रों ध्यान देना, पुत्री का नाम क्या है, लीलावती या लीलाबाई।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो लीलावती है, लीलाबाई है ना, ये पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये भक्त किसकी हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है भाई, कभी कभी क्या ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो भगवान शिव की ये भक्त हुआ करती है, भगवान शिव की क्या किया करती है, देखिए भक्ति किया करती है। लेकिन इसी समय ना गुजरात के एक शासक हुआ करते थे, भीम सिंह द्वितीय, भीम सिंह द्वितीय। कहाँ के शासक हुआ करते थे, गुजरात के। तो सुनो, समर सिंह ने क्या किया, समर सिंह ने सोचा कि यार मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है। अब ताकत कैसे बढ़ेगी, या तो खुद कुछ करो, हालांकि खुद ने तो देखो ये परकोटा बनवा दिया, खुद ने तो, लेकिन क्या इतने से ये ताकतवर हो गया है क्या, नहीं। क्या एक मकान बना लेने से ही ताकतवर मिल जाता है क्या, ताकत मिल जाती है क्या, नहीं। उनके जो जान पहचान वाले हैं वो भी इसी प्रकार के होने चाहिए, जब मुसीबत हो तो वो काम आ सके कम से कम। तो ध्यान देना आप लोग, इसने क्या किया, गुजरात के शासक से अपनी पुत्री का विवाह करने की सोच ली कि मैं इसका विवाह उससे करूंगा तो वो रिश्तेदार बन जाएगा, और रिश्ते के नाते फिर मैं उससे कहूंगा तो सही, कभी संकट आ गया तो देखो कोई चाहे सहायता करे या नहीं करे, लेकिन एक रिश्तेदार के तौर पर सबसे पहले सहायता करने वाले यही लोग होते हैं जिसमें बेटी का ससुराल या बेटे का ससुराल होता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर है ना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी, देखे पुत्र और पुत्रियों की। क्योंकि अगर ध्यान रखना सहायता नहीं करेंगे तो इनसे दबाव लगवाया जाएगा, भाई तुम कुछ कहो, तो ये अपने पति से कहेंगे जी ऐसे करो, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रखना। चलो भाई, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या आपको। अरे पत्नी बनेंगी ये तो पति पर थोड़ा बहुत तो अधिकार होगा, नहीं। तो ये मानो अगर एक अच्छी खासी पत्नी है, नहीं अच्छी योग्य है, तो पति को मतलब क्या है, मुर्गा भी बना सकती है, दंड बैठक भी करवा सकती है। गुण होने चाहिए, है ना, गुण होने चाहिए। अब गुण ही नहीं है तो फिर बेकार है, ठीक है ना। अंगुली पर नचाने की बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, अंगुली पर नचा सकती हैं अगर कुशल है, गुण है तो, गुणवान है तो, और गुण ही नहीं है तो भैया फिर तो उल्टा उनकी डांट सहन करनी पड़ती है, ठीक है। अब उसका पता कैसे लगेगा, तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी योग्यता हासिल कर लो, नहीं, ये है बात। चलो थोड़ा सा बनाइए, आगे चलते हैं फिर। बना दिया हो तो चले आगे। तो समर सिंह का इस तरीके से जालोर दुर्ग के चारों परकोटा बनवाना और अपनी पुत्री का विवाह करना, इस बात को हम यहां लिख भी देते हैं ना, आप लोग साथ के साथ इसको टिप देना। लीला का विवाह, लीला का विवाह गुजरात के भीमदेव द्वितीय से हुआ, भीमदेव द्वितीय से हुआ। किसका देखिए बताओ, लीलावती या लीला का। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अगले शासक, बस इतना ही है इसमें, हालांकि इसमें भी थोड़ा ही था, ज्यादा कहां था बताओ। कीर्तिपाल में भी अपन ने स्थापना इसमें पढ़ी थी, बस एक युद्ध पढ़ लिया था इसका। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कीर्तिपाल, और क्या पढ़ चुके हैं, समर सिंह। अब किसको पढ़ना चाहिए, देखिए उदय सिंह को। तो अगले महान शासक है ना कौन हुए, तो उदय सिंह। देखिए इधर अगले शासक उदय सिंह। अगले शासक हुए उदय सिंह। देखो ये भी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं,
सबसे पहले तो ये कि जिस समय जालोर में उदय सिंह शासन कर रहे हैं उस समय दिल्ली में शासन कौन कर रहा है, क्योंकि इनकी कहानी देखो, जो जो शासक की कहानी दिल्ली से जुड़ जाएगी ना तो फिर वो महानता में आ जाएगा। अगर जिस समय अकबर दिल्ली के शासक नहीं होते तो क्या महाराणा प्रताप जो है प्रसिद्ध हो पाते क्या? नहीं भाई, महाराणा प्रताप को किससे लड़वाते फिर तुम लोग? दो महान शासक जैसे कर्ण और अर्जुन, क्या कर्ण होने से ही क्या महानता आ जाती? क्या नहीं। दो महत्वपूर्ण बड़े शासक, जब ही तो कहते हैं अपनी योग्यता का पता कहाँ लगता है, जहां पर योग्य इंसान रहते हो उनके बीच में जाने से ही अपनी योग्यता का क्या लगता है, पता लगता है। नहीं तो घर में तो हमको ये लगता है कि केवल मैं ही उस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जब हम परीक्षा सेंटर पर जाते हैं तो हमको बहुत सारे प्रतिद्वंदी मिलते हैं, बहुत सारे तो डींग मारते रहते हैं कि मेरे बराबर नहीं है, नहीं। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि उस सेंटर से केवल मैं ही पास हुआ था। इसका मतलब और कितना कचरा गया है वहां पर एग्जाम देने के लिए, नहीं। हाँ, तो ध्यान देना आप लोग, उदय सिंह की बात हम कर रहे हैं। देखिए इधर, तो उदय सिंह तो शासक है कहां के? उदय सिंह तो शासक है कहां के? जालोर के। और इसी समय है ना, दिल्ली जो है, दिल्ली के शासक कौन है इस समय? दिल्ली के शासक है इल्तुतमिश। ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा दूरी बना देते हैं इसमें। देखिए इधर, यहां पर ये कौन सा राज्य है? देखिए जालोर, और जालोर के शासक कौन है? उदय सिंह। यहां के शासक तो हैं उदय सिंह, लेकिन हां, यहां के शासक कौन है? तो यहां के शासक है इल्तुतमिश। ये ध्यान रखना आप लोग, यहां के शासक है इल्तुतमिश। ये कौन से वंश से संबंधित हैं? तो जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो वहां पर गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ था, नहीं। तो दिल्ली के शासक इस समय हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यहां के क्या हैं? देखिए शासक हैं। शॉर्ट में कैसे याद रखोगे? IM। यहां के शासक कौन है? देखिए IM। तो ये IM का मतलब घमंड का प्रतीक है, तो अपने आप में ये खुद भी घमंडी। कौन? इल्तुतमिश। इसने क्या किया सुनो, जालोर पर आक्रमण कर दिया भाई। जालोर पर क्या कर दिया? आक्रमण। कब कर दिया जालोर पर आक्रमण? तो 1228 से 1229 के आसपास क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण कर दिया गया है ना। इल्तुतमिश ने कहां पर आक्रमण कर दिया? तो जालोर पर आक्रमण कर दिया। इस समय यहां के शासक है उदय सिंह। तो दोनों में अच्छी लड़ाई हुई, दोनों में। किस किस के बीच में? तो उदय सिंह और हाँ, उदय सिंह वर्सेज IM कह दो, या फिर पूरा लिखना ही है तो इल्तुतमिश लिख लो। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन सुनो, हारने वाला था कौन? इल्तुतमिश। जीतने वाले थे उदय सिंह। कई जगह तो ये भी लिखा हुआ, कई जगह ये लिखा हुआ है। देखो, जो ग्रंथ इन्होंने लिखवाया उन्होंने तो इसकी बढ़ाई है, और जिनको इन्होंने लिखवाया उनमें इसकी बढ़ाई है। देखो, दो प्रतिद्वंदी लड़ते हैं ना, जब जो हारने वाला होता है वो भी अपनी बढ़ाई करता है कि वो तो ऐसे हो गया था, नहीं मैं तो उसको हरा ही देता। ये भी अपनी बढ़ाई करेगा, तो सब अपनी अपनी बढ़ाई करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, इसका मतलब दोनों में से न तो कोई जीता और न ही कोई हारा, तो फिर इन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया होगा। अब बीच का रास्ता क्या होता है? तो भाई ध्यान रखना, इनमें क्या हो गया होगा? देखिए समझौता, ये महत्वपूर्ण बात है। दोनों में क्या हो गया? देखिए समझौता हो गया। किस किस के बीच में हुआ समझौता? ये उदय सिंह और ध्यान रखना IM के बीच में क्या हो गया? देखिए समझौता हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर इतना ही है कि बताओ, जिस समय
उदय सिंह शासन कर रहे थे जालोर में, उस दौरान दिल्ली के समकालीन शासक कौन थे? तो कौन थे? देखिए इल्तुतमिश। आक्रमण भी किया लेकिन उसका कोई खास सफलता नहीं मिला है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया है, देखिए समझौता हो गया है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाते हैं कौन? उदय सिंह। इनकी थोड़ी सी बातें और हैं, उनको भी हम थोड़ा सा लिखेंगे। पहले आप इसको लिख दो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा है इनमें बात, है ना। आगे चलते हैं ना। इसके बाद में तो ये पहला आक्रमण है ना। अभी तो और भी कई आक्रमण होने हैं किस पर? उदय सिंह पर। लेकिन ये इसने नहीं किया था, फिर दूसरी बार और कोई शासक आक्रमण करेगा। देखिए इधर हम पढ़ रहे थे यहां पर किसको? तो उदय सिंह को। शासक का उदय सिंह, और इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? तो इल्तुतमिश। देखो भाई, इस चीज को हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि यहां पर है ना, यहां पर तो ये है जालोर, ये जालोर है। ये वाला एक राज्य और है यहीं पर, जो कि थोड़ा सा बड़ा राज्य है, इसका नाम है मेवाड़। और एक राज्य यहां पर भी है, ये कौन सा है? तो दिल्ली है। तो सुनो, दिल्ली तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। दिल्ली के शासक तो कौन है? इल्तुतमिश, यानी कि यहां के तो शासक है आईएम। लेकिन यहां के शासक कौन है? तो ये कौन सा राज्य है? पहले तो ध्यान दो आप, ये है मेवाड़। और मेवाड़ के शासक हैं जैत्र सिंह। ये भी खतरनाक शासक हुए हैं। तो एक प्रश्न और बन जाता है वैसे तो, हालांकि मैं आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रश्न तो यह भी बन सकता है कि जिस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन है, उस दौरान मेवाड़ का शासक कौन है? जैत्र सिंह। ये आप ध्यान रखना। तो इसने तो आक्रमण कर ही दिया है, और आक्रमण किया तो समझौता भी होगा इनके बीच में तो। लेकिन ध्यान देना, ये जो मेवाड़ का जैत्र सिंह है, इसने भी आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? देखिए बताओ, जालोर के ऊपर। जालोर के ऊपर आक्रमण किया। तो अब की बार कौन कौन लड़ेंगे? पिछली बार तो ये लड़े थे, अब की बार ये लड़ेंगे। तो ध्यान देना, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो उदय सिंह वर्सेज जैत्र सिंह। अच्छा, जैत्र सिंह कहां का है? तो मेवाड़ का है। अच्छा, इन दोनों के तो बॉर्डर लग रहा है, बॉर्डर का कोई कारण हो सकता है। इसका क्या कारण था? तो ये तो पूरे भारत को जीतना चाहता था, ये महत्वपूर्ण कारण है। तो यहां पर उदय सिंह और जैत्र सिंह। लेकिन ध्यान देना, हार किसकी हो गई? उदय सिंह की। और जीत किसकी हो गई? तो जैत्र सिंह की। ये ध्यान रखना आप लोग। हालांकि आक्रमण किसने किया था? आक्रमण उदय सिंह ने नहीं किया था, आक्रमण किसने किया था? जैत्र सिंह ने। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा यहां लिख देना ना, जैत्र सिंह ने ही आक्रमण किया था। जैत्र सिंह ने ही आक्रमण किया था। जैत्र सिंह ने ही आक्रमण किया था। आक्रमण करने वाला यही था, कौन? जैत्र सिंह। हार हो गई, इसकी क्या हो गई? देखिए जीत। अब देखो, जीतने के बाद में तो यह है कि फिर जालोर पर किसका अधिकार हो गया? मेवाड़ का। ऐसे में अधीनता स्वीकार करने की पड़ेगी किसको? जालोर को। किसकी? मेवाड़ की। तो सुनो, यहां पर उदय सिंह ने कलाकारी की। उदय सिंह ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था रूपा दे। ध्यान रखना, क्या नाम था? तो रूपा दे। अब सुनो, ऐसे में एक बहुत अच्छा विकल्प है,
कि जीते हुए राजा से कहा जाए कि आप हमारी पुत्री से क्या कर लो, विवाह कर लो, तो ये है ना रिश्तेदारी में बदल जाएगा। एक तो ये इलाज है, क्योंकि ऐसे हम विवाह बहुत पढ़ते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में भी हम पढ़ते हैं ना, सेल्यूकस निकेटर के समय, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हिलना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और एक मेगास्थनीज करके दार्शनिक है जो भारत आया था, जिसने इंडिका नामक एक किताब लिखी थी। नहीं तो वो बात खैर वो इंडियन हिस्ट्री की है, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे उनको, लेकिन ऐसे विवाह का मैंने उदाहरण दिया है। लेकिन सुनो, यहाँ पर जैत्र सिंह चाहे तो स्वयं भी शादी कर सकता है, क्योंकि राजा शादी कर लिया करते थे, इनके पुत्र बड़े बड़े, उसके बावजूद भी शादी, बहु विवाह प्रथा इनके चलती थी, यानी खूब विवाह करते थे। तो ध्यान देना भाई, जालोर के शासक ने रिक्वेस्ट की किससे, बताओ, जैत्र सिंह से। अब जैत्र सिंह ने सोचा कि मेरी तो उम्र हो गई, एक काम करता हूं, इसका शादी मेरे बेटे से करवा देता हूं। तो जैत्र सिंह के पुत्र का नाम था तेज सिंह। ध्यान रखना, जैत्र सिंह के पुत्र का नाम क्या था, तेज सिंह। तो सुनो, जैत्र सिंह ने कहा किससे, देखे, जालोर के शासक उदय सिंह से, कि ऐसा है, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है हमारे लिए, लेकिन हम है ना हमारे पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना आप लोग, फिर क्या हुआ, रूपादे का विवाह, रूपादे का विवाह, रूपादे का विवाह तेज सिंह से हुआ, तेज सिंह से हुआ। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना, कौन, उदय सिंह पूरे हो जाते हैं। तो आप लोग इसको भी लगा दो, फिर आगे चलते हैं। उदय सिंह इतना ही है ना, इसके बाद में फिर चाचिक देव पढ़ेंगे, है ना। चलना चाहिए दोस्तों आगे, है ना। इसके बाद अगले शासक, क्योंकि हमने 4 शासक लगाए थे, जिनमें सबसे पहले थे कीर्तिपाल, फिर वे समर सिंह, और फिर वे उदय सिंह। तो 3 पढ़ चुके हैं ना। चौथे नंबर पर, 4 नंबर पर आएंगे चाचिक देव। अगले शासक चाचिक देव, चाचिक देव है ना। कहां के शासक हैं, तो जालोर के ही शासक हैं ये। इनके समय की 2-3 महत्वपूर्ण बातें देखिए इधर। ये तो राज्य है यहां पर जालोर, और यहां पर जो ये राज्य है ये हो जाएगा आपके दिल्ली। देखिए इधर, तो इस समय दिल्ली के शासक कौन है, तो इस समय दिल्ली के महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे बलबन। ये ध्यान रखना, कौन हुआ करते थे, बलबन। और यहां के शासक कौन थे, चाचिक देव थे। और ध्यान रखना, इसने क्या किया, चाचिक देव ने तो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और टैक्स देना बंद कर दिया। किसको, देखें, बलबन को।
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, टैक्स देना बंद कर दिया, इस बात को ध्यान रखना, टैक्स देना बंद। अब टैक्स देना बंद कर देगा तो फिर सुनो उस व्यक्ति उसको आक्रमण करना चाहिए, मतलब बलवान को आक्रमण करना चाहिए, बात तो यही है। लेकिन वो फिर भी आक्रमण नहीं करता है ना, तो इसका मतलब यह है कि अपनी उपाधि को बढ़ाना चाहता है ना, क्योंकि जीत गया है तो इसने एक अपनी उपाधि धारण की, महाराजा, महाराजा धीराज। देखो पहली बार मैंने आपको जालोर के राजवंश में उपाधि बताई है कि बताओ महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने बताओ, चाचिक देव ने। अब तक हमने कितने शासक पढ़ लिए, 4 शासक पढ़ लिए है ना, फिर अगले शासक की ओर चलेंगे, एक बार आप इसको भी लगा दो है ना। इसके बाद आगे, इसके बाद आगे अगले शासक हुए हैं यहां पर सामंत सिंह। अगले शासक सामंत सिंह, मतलब ये शासक आ गए हैं 5वें नंबर के, 5वें नंबर के शासक। तो फिर क्या हुआ आगे, इस इनके समय समकालीन शासक कौन था, तो दिल्ली में इस समय शासन करने वाला राजवंश बदल चुका है। अभी तक तो वहां पर दिल्ली में शासन कर रहा था गुलाम वंश, जिसमें तुम्हारे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, वो सब शासक थी। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद में अगला जो शासक यहां पर बनता है दिल्ली में, वो खिलजी वंश के संस्थापक बन जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो हम पढ़ के आ रहे हैं कहां पर, रणथंभौर में। पहले जलालुद्दीन खिलजी शासक बने थे और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बने थे। तो यहां के शासक अब बन चुके हैं जेके। लेकिन उसी दौरान यहां पर शासक कौन है, तो यहां पर अभी शासक है सामंत सिंह। तो कई बार आपसे समकालीन शासक के बारे में पूछ सकता है ना। तो ये दिल्ली में समकालीन शासक कौन है, दिल्ली में समकालीन दिल्ली में समकालीन शासक, तो दिल्ली में इस समय समकालीन शासक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और इसने है ना आक्रमण भी कर दिया था भाई, ये भी आप ध्यान रखना, इसने भी आक्रमण कर दिया था, कहां पर देखे, जालोर पर। तो इस बात को भी ध्यान रखना, जेके ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन सुनो इस समय सहायता करने के लिए कौन आया, इनकी सहायता करने के लिए कौन आया, तो देखो इधर सहायता, इनकी हेल्प किसने की, तो इनकी सहायता करने वाला सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान रखना, गुजरात के बघेला शासक, ये एक वहां राजवंश चलाया बघेला करके भी है ना, तो ये ध्यान रखना गुजरात के बघेलों ने है ना किनकी सहायता की, तो सामंत सिंह की। इसके अलावा ध्यान रखना एक और गोड़वार के चौहानों ने भी इनकी क्या की थी, सहायता की थी। तो ये सहायता भी की गई है और इसके बारे में थोड़ी इतनी जानकारी हमको देखने को मिलती है सामंत सिंह के समय। लेकिन सामंत सिंह का पुत्र कौन था, यह बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम था कान्हड़ देव चौहान। इनके पुत्र का नाम था कान्हड़ देव चौहान, ये ध्यान रखना आप लोग। तो दोस्तों क्या हुआ फिर,
इन्होंने लास्ट कब तक शासन किया है? तो इन्होंने शासन किया है लगभग 1305 तक इन्होंने शासन किया है। 1305 कैसे ध्यान रखोगे? तो ध्यान रखना, पहले तो आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। उस समय तो सहायता करने के लिए कौन आया था? गुजरात से तो बघेला शासक। और गोडवार, ये गोडवार प्रदेश पाली में पड़ता है, जहां गोडवारी भाषा बोली जाती है, गोडवारी बोली। कभी ये आगे कल्चर में पढ़ाएंगे आपको, कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है। गोडवारी कहाँ बोलते हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी नहीं, इसके अलावा थाटी, पचवारी नहीं, जगरोती, ऐसे करके ये बोलियों के नाम है। ढूंढाड़ी, हाड़ोती नहीं, खैराड़ी, माल खैराड़ी, बहुत सारे प्रकार है बोलियों के, इन सबको अपन पढ़ लेंगे वो तो। लेकिन ये ध्यान रखना, जलालुद्दीन के समय तो ये हुआ, लेकिन बाद में यहाँ के शासक, आपको भी पता है कि 1296 में कौन बन गए थे? तो ध्यान रखना, इसके बाद में शासक बन गए थे एके। तो एके भी फिर तो आक्रमण करेंगे, लेकिन जैसे ही एके ने आक्रमण किया 1305 में, ये अपनी कुर्सी से हट जाता है। मतलब ये क्या करता है? अपने बेटे को राजगद्दी दे देता है। कानड़ देखो कि अब मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने राज्य को लीड कर सकूं, इसलिए आप ना इस चेयर पर बैठो और अपने हिसाब से शासन को चलाओ। तो सुनो, जैसे ही आक्रमण किया तो राजगद्दी पर कौन बैठ गया? फिर बताओ, कानड़ देव। इसका मतलब अब अलाउद्दीन खिलजी को लड़ना पड़ेगा किससे? कानड़ देव से। वो भी हम चर्चा करेंगे। तो वो कैसे कैसे क्या घटना घटित होगी एक बार आप, लेकिन ये थोड़ा सा इसको भी लगा दो, है ना। इसके बाद में है ना, सामंत सिंह तो यहीं पूरे हो जाते हैं। और सामंत सिंह के बाद में अगले शासक कौन बने? अगले शासक बनते कानड़ देव चौहान। अब कानड़ देव चौहान कब से कब तक शासक रहे? ध्यान रखना, 1305 से लेकर के और 1311 तक ये क्या रहे? शासक रहे। लेकिन जब ये शासन कर रहे हैं तो उसी दौरान दिल्ली में शासन कौन कर रहा है? तो देखो इधर, यहां पर तो यानी कि जालोर है और ये है आपके दिल्ली। आपको मैंने बताया भी था एक बार कि दिल्ली के जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने एक बार है ना गुजरात पर आक्रमण किया था। यानी कि यहां पर जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये है गुजरात का क्षेत्र, ये है जालोर का क्षेत्र, और यहां पर ये वाला जो है ये मेवाड़ का क्षेत्र है। और शेष जो है बीच में, ये आपको पता है ये कौन सा है? रणथंबोर, जो हम पढ़ के आ रहे हैं। ये कौन सा है? रणथंबोर। अब देखिए, यहां की कहानी तो हमने पढ़ ली थी, यहां के शासक तो हमीर देव थे। यहां के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। आगे हम पढ़ लेंगे इसको, तो रावल रतन सिंह। ये वही रावल रतन सिंह हैं जिनकी पत्नी का नाम था पद्मनी। और जालोर के शासक, नए शासक बन चुके हैं कान्हड़ देव। अब मैं आज आपको पहले कारण बता देता हूं, फिर कल से इनको लिखवाना शुरू कर देंगे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी
जालोर पर आक्रमण क्यों करेगा, कोई कारण भी तो होगा। तो ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमको पहले यह दिखाई देती है कि एक बार दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को कहां पर भेजा था, गुजरात में। लेकिन जब गुजरात में भेजा तो यहां पर रणथंबोर ने और मेवाड़ के शासकों ने परेशान किया था उनको, यानी कि उनसे क्या वसूला था, टैक्स। लेकिन जब यहां से लौट करके आए, तो ध्यान रखना जालोर से लौट के आए थे। तो आपको याद होना चाहिए, जब यहां से सेना लौट करके गई थी तो दो सेनापति हुआ करते थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। उनमें एक का नाम था मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम था केहबू। आपको तो पता ही है, इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और इन्होंने है ना धन को क्या कर लिया था, लूट लिया था। धन को लूट करके ये कहां चले गए थे, रणथंबोर में। लेकिन इसका फिर दोष कैसे है, तो ध्यान देना, उस समय शासक ये नहीं था भाई, इनके पिता शासन किया करते थे। कौन, सामंत सिंह। तो सामंत सिंह ने है ना इनकी सहायता की थी, किनकी, मोहम्मद शाह और कहबू की। तो सहायता करने का मतलब है इनके दुश्मनों की आपने सहायता की है, तो फिर आप भी क्या हो, देखे दुश्मनी हो इसमें। तो ध्यान रखना, फिर इससे चिढ़ गया था कौन, देखे अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए, हालांकि ये भी कोई एक ही कारण नहीं, कई कारण हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये भी है कि यार मैं जब गुजरात जाता हूं तो मुझको इनसे होकर पार करके जाना पड़ता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इनको जीत ही लेता हूं ना, जो फिर मेरे को जाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, उल्टा यहां से लूट का धन और लेकर के आऊंगा। यह भी फायदा है किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, इसलिए भी आक्रमण किया होगा इसने। लेकिन और भी कारण रहे होंगे। कुल मिलाकर के क्या हुआ, 1305 में इसने आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया, 1305 में। जैसे ही 1305 में आक्रमण किया तो खुद नहीं आया, इसका एक सेनापति आया था। सेनापति का नाम है एन उल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम है, एन उल मुल्क मुल्तानी। ये सेनापति ने आक्रमण किया किस पर, जालोर पर। जैसे ही आक्रमण किया तो दिल्ली की सेना तो बड़ी थी ना, घबरा गया कौन, देखे कानड़ देव। तो कानड़ देव ने संधि कर ली, एन उल मुल्क मुल्तानी से कहा कि ऐसा है, समझौता कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। लेकिन यहां पर सुनो, हार कौन रहा है, लगभग कानड़ देव। तो ज्यादा शर्तें किसकी माननी पड़ेगी, एन उल मुल्क मुल्तानी की शर्त माननी पड़ेगी। तो इसने कहा भाई समझौता तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा है तुमको हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कानड़ देव ने अधीनता भी स्वीकार कर ली। एन उल मुल्क मुल्तानी ने कहा कि ऐसा है, आप जब तक हमारे अधीन रहोगे तब तक आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आप स्वयं या फिर आपका कोई प्रतिनिधि हमेशा के लिए कहां पर चलेगा, बताओ, दिल्ली दरबार में। आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हां हम आपके अधीन ही रहेंगे और कभी आपके साथ में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे या फिर स्वतंत्र नहीं होंगे। अब इस चीज पर हम यकीन कब करेंगे, या तो आप खुद चलो वहां पर दिल्ली की सेवा में, या फिर आपका कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिनिधि हो तो उसको भेजो। तो ध्यान देना, कानड़ देव ने कहा कि यार एक बात है, अगर मैं चलूंगा तो फिर जालोर को कौन चलाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं तो यहीं रुकता हूं, एक काम करो आप लोग, मेरा बेटा है उसको ले जाओ, उसका नाम है बीरम देव। कौन है, देखे, बीरम देव, इसको ले जाओ। फिर ध्यान रखना, एन उल मुल्क मुल्तानी ने एक बात और कही कि देखो ले तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं पीठ पीछे से गड़बड़ मत करना, कहीं दुर्ग में दीवार विवार बनवा करके और मजबूत कर लो अपने आप को। तो वीरम देव को लेकर के चले गए। वीरम देव जब तक वहां रहेगा जब तक ये अधीन रहेंगे। देखो लड़ा कौन, जीता कौन, समझौता किसने किया, बेचारा पस कौन गया, वीरम देव। हालांकि युवराज है, आने वाले समय में कानड़ देव के बाद इसी का नंबर है शासक बनने का। दिल्ली में जाकर के रहने लग गए। थोड़ा समय व्यतीत हो गया तो सुनो, वीरम देव को किसके पास में रखा गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास।
अब अलाउद्दीन खिलजी जहां रहेगा वहां पर इनकी पत्नियां भी रहेंगी, और पत्नियों को बेगम कहते हैं ना, क्या कहेंगे, बेगम। जैसे मैंने आपको एक चिमना बेगम पढ़ाई थी, बेगम है ना। और इनके पुत्र और पुत्रियां भी रहेंगे, यहीं रहेंगे, क्योंकि घर में ही जाएंगे, कोई विदेश में तो रहेंगे नहीं, जहां राजा वहीं पर इनके बाल बच्चे और पत्नियां। लेकिन वहीं पर संग संग कौन रह रहा है बताओ, वीरमदेव। राजपूत है, सुंदर भी खूब है, नवकुमार है। तो क्या हुआ, जब इस दरबार में रह रहा था उसी दौरान एक अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री हुआ करती थी। अब ये बात बता रहा हूं मैं आपको मुहणोत नैणसी के अनुसार, क्योंकि कोई भी चीज हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी तो बिना किसी तथ्य के या स्रोत के नहीं पढ़ाई जा सकती, नहीं, उसका प्रमाण क्या है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो उसके पीछे प्रमाण क्या है। तो प्रमाण है मुहणोत नैणसी के अनुसार, जो कि हिस्ट्री में जिनका काफी बड़ा योगदान है, जो आगे मैं तुमको ये विद्वानों को भी पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री संबंधित जो विद्वान है। तो इनकी एक पुत्री हुआ करती थी, उसका नाम था फिरोजा। ध्यान रखना कौन थी, फिरोजा। देखो ये फिरोजा पुत्री है और चिमना इनकी बेगम हुआ करती थी। जो ध्यान रखना, वो चिमना बेगम का तो प्रेम प्रसंग किससे चला था, मोहम्मद शाह से, लेकिन यहां पर फिरोजा है। तो फिरोजा और वीरमदेव के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। ये ध्यान रखना, किस किस के बीच देखे बताओ, फिरोजा और वीरमदेव। अब देखो ऐसा है, जब पहली बार मिलेंगे जब तो अनजान होते हैं, जैसे आप लोग विद्यालय आते हैं तो पहले दिन क्या सभी से जानकारी होता है क्या, नहीं, धीरे धीरे हाय हेलो होती है, नहीं, फिर नाम पूछना, धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाती है, फिर परिचित हो जाते हैं अच्छे से। यहां हुआ इनके बीच में क्या हो गया बताओ, प्रेम हो गया, प्रेम बढ़ गया, प्रेम काफी बढ़ गया। तो फिरोजा ने वीरमदेव से कहा भाई शादी वादी करो। देखो प्रेम एक अलग जगह है, शादी एक अलग जगह है। तो सुनो, फिरोजा ने कहा भाई शादी वादी करो। तो वीरमदेव ने कहा कि देखो ऐसा है, शादी तो मैं करूं लेकिन मैं अपने माता पिता से तो पूछूं। हालांकि इसके मन में देखो क्या है, ये मन में अपने आप को हिंदू मानता है और ये किसी दूसरे धर्म की पुत्री से विवाह नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुस्लिम धर्म है वो खराब है, अच्छा धर्म है वो भी, सारे ही धर्म अच्छे हैं, जितने भी धर्म है सारे के सारे धर्म क्या है, अच्छे हैं। मानने वाले भी कोई किस धर्म को माने, क्योंकि हिंदू धर्म भी तो कई धर्मों में बटा हुआ है। शैव धर्म जो शिव जी की पूजा करते हैं, वैष्णव धर्म जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, शाक्त धर्म जो शक्ति की पूजा करते हैं। तो शाखा वर्गों में धर्मों में लोग बटे हुए, ईश्वर तो एक ही है सब। तो दोस्तों क्या हुआ यहां पर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन फिरोजा से प्रेम तो कर लिया लेकिन विवाह नहीं किया। लेकिन सुनो, यहां से निकलना चाहते हैं कौन, देखिए वीरमदेव, कि अगर मैं यहीं रहा और पता लग गया ना अलाउद्दीन खिलजी को, तो हो सकता है पकड़ करके शादी कर दे, तो फिर मैं क्या करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि फिरोजा से मैं शादी करूं। प्रेम कर लिया अच्छी बात है, शादी नहीं करना चाहता। देखो ये जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी शादी में कन्वर्ट हो। 100% प्रेम कहानियों में से 1% जो प्रेम कहानी है वो शादी में कन्वर्ट होती है, 99% तो फेल हो जाती है, ठीक है ना। अब 1% की संभावना तो देखते हैं देखिए होती है नहीं होती। वीरमदेव ने बहाना लगाया, किससे बताऊं, देखिए फिरोजा से, कि अगर मैं इसको सीधे मुंह कहूंगा ना कि मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहता, जब तो ये फिर नाराज हो जाएगी, पता नहीं क्या कर बैठे। तो इसने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पापा से मेरे को छुट्टी उट्टी दिलवाओ और जालोर जाने दो, और मैं मेरे पापा से डिस्कस कर लूंगा थोड़ा सा इसके बारे में, पूछा पाछी तो करनी ही पड़ेगी भाई। तो ध्यान रखना, फिरोजा ने पापा से कहा पहले तो एके से, एके पहले तो चिढ़ गया कि भाई तेरे को यही मिला है क्या प्रेम करने के लिए, इतना बड़ा भारत है और भी देश हैं, अरब देश हैं, वहां से शादी बना देते, क्या दिक्कत है, कि नहीं शादी तो उनसे ही करना है। एके ने सोचा, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसा है, अगर ये बात रामायण ज़्यादा बढ़ गई ना तो दिक्कत मुझे आएगी, क्योंकि क्षेत्र में बदनामी मेरी होगी, क्योंकि यहाँ पर राजा कौन हूँ तो मैं हूँ, वीरमदेव तो मेरा एक बंदी तो है, तो बदनामी मेरी होगी। इससे अच्छा है कि फिरोजा का
शादी कर दें बिना किसी विवाद के, किससे, वीरमदेव से। लेकिन कहा भाई चलो फिर लेके आ, फिर शादी बनाते हैं। कर दिक्कत एक है कि वीरमदेव ये समाचार अपने पिता को देना चाहता है कि वो तो हम भेज देंगे, राजदूत को भेज देंगे, बारात लेके आ जाएंगे वो, कि नहीं वो स्वयं जाना चाहते हैं। तो ध्यान देना, एक समझ तो गया कि गड़बड़ तो है इसमें, लेकिन चलो पुत्री ने कहा इसलिए वीरमदेव को भेज दिया। कहां पर देखे बताओ, जालोर में। यही तो चाहता था वीरमदेव की इस जेल से निकलूं मैं कैसे भी, नहीं तो यहां रहा तो मेरा शादी कर दिया जाएगा। तो वीरमदेव यहां से कहां चला गया, देखें जालोर में। अब सुनो फिर आगे क्या होता है। लंबा समय बीत गया, फोन फान थे नहीं उस समय, 2-4 बार पत्र वत्र लिखे फिरोजा ने, उनका कोई अच्छा जवाब नहीं मिला, जवाब ही नहीं दिया। किसने, बताओ, वीरमदेव ने। बाद में सुनो, फिरोजा ने रिक्वेस्ट की, किससे, बताओ, अलाउद्दीन खिलजी से, कि एक काम करो कि हम जाते हैं और हम समझा के आते हैं ना। तो फिर फिरोजा को भेज दिया कि चलो भाई, हद पार कर दी तुम लोगों ने। तो फिरोजा गई तो ध्यान रखना सीधे किसके दरबार में पहुंच गई, कानड़ देव। ये किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, मूणौत नैणसी के अनुसार। अब कानड़ देव, अब सुनो, जैसे फिल्मी स्टाइल मानो, जैसे साहब एक हीरोइन पहुंच जाती है हीरो के पिता के पास, तो वो तो पापा जी डोकी करेगी ना भाई। अब इसने तो अपने स्टाइल में किया होगा। तो ध्यान रखना, इसने पूछा भाई आप इस शादी के लिए एग्री हो या नहीं हो। तो कानड़ देव ने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारी कौन सी कोई प्रेम कहानी है। तो वीरमदेव को बुलाया, वीरमदेव ने तो भाई कुछ नहीं कहा। वीरमदेव के तो यही था कि मैं मुसलमानी से विवाह नहीं कर सकता। यह अपने आप को पवित्र मानता था, अपने आप को हिंदू धर्म में ही मानता था। तो ध्यान देना फिर क्या होता है साहब, ये फिरोजा समझा के चली गई लेकिन पार नहीं पड़ी, वापस चली गई। अब तो पापा से कंप्लेंट कर दी कि या तो वीरमदेव चाहिए, नहीं तो उसको जैसे भी मतलब जिंदा या मुर्दा चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करना पड़ेगा, किस पर, बताओ, जालोर पर, कि यार तुमने तो गड़बड़ कर दिया। पहले तो तुमने प्रेम ही करके गलत कर दिया मामला, चलो कर लिया अच्छी बात है, लेकिन अब शादी तो बनाते हैं, बड़ी दिक्कत हो गई। तो इसलिए अब दोबारा आक्रमण करेगा, कौन, बताओ, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम